हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र। मैं राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का जो मेरा नया विषय है, नया टॉपिक है निशुल्क निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसे हम आरटी एक्ट 2009 के नाम से जानते हैं। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक्ट 2009 में आया था, लेकिन ये जो 2009 में ये एक्ट आया, लेकिन ये लागू हुआ था पूरे देश पर 1 अप्रैल 2010 में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक्ट जो लागू हुआ था वो 1 अप्रैल 2010 में, लेकिन ये पूरे भारत में तो लागू हुआ था, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे 370 धारा थी, इसलिए जम्मू कश्मीर में उस टाइम पे लागू नहीं हुआ। 6 अगस्त 2019 में 370 धारा हटने के बाद वहाँ भी ये स्वतः ही लागू हो गया। तो आज हम कह सकते हैं कि आरटी एक्ट 2009 पूरे देश में लागू है, जम्मू कश्मीर में भी। तो जैसे कि आज हम इसके बारे में कुछ बात बताएंगे कि आरटी एक्ट होता क्या है। आरटी एक्ट में सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, जिसे कहा गया शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार। अब इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी? इस एक्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी? हमारे देश में जैसे कि हम जानते हैं कि कितने % जनसंख्या जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है, और जिस एजुकेशन की असुविधा के कारण वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, उनकी चीजें उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। छोटे छोटे उम्र में हम देखेंगे अपने आसपास होटल्स में अखबार बेचते हुए, किसी स्कूल के आगे कुछ बेचते हुए छोटे छोटे बच्चे जो है वो मजदूरी कर रहे होते हैं, काम करते हैं, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाता है। माँ बाप के पास उतना पर्याप्त धन नहीं होता, जिसके कारण वो अपने बच्चे को जो उनका मौलिक अधिकार है वो उनको दे पाए। शिक्षा उनका ये एक मौलिक अधिकार है जो माँ बाप नहीं दे पाते हैं, इसलिए यह एक्ट लाने की सबसे ज्यादा हमें जरूरत पड़ी। देखिए ये एक्ट कैसे बना, इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि राज्यसभा में इस एक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले बात उठी थी 20 जुलाई 2009 में, और उसके बाद लोकसभा में इसे पास किया गया 4 अगस्त 2009 में। उसके बाद यह पूरे देश में लागू हो गया 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन इसकी जो सबसे पहले बात उठी वो, जैसे हमारा आर्टिकल 45 है, जो जिसमें डीपीएसपी आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार दिया गया कि सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए। तो इसके बारे में सबसे पहले बात उठी 12 दिसंबर 2002 को। इस 12 दिसंबर 2002 को हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इस बात की अनुमति दे दी और इस बिल को पास किया, जिससे 13 दिसंबर 2002 को यह पूरे लागू में पास करने की बात को मान्यता प्राप्त हो गई। उसके बाद यह एक्ट का पूरा जो प्रोसीजर है, पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, और उसके बाद ये 1 अप्रैल 2010 को यह बिल पास हो गया। देखिए इस बिल में मेन जो बातें थी वो मैं कुछ आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी। यह बिल आर्टिकल 21(1) में आता है, जिसमें शिक्षा के इसमें हमारा जो संशोधन हुआ वो 46वें संशोधन में अमेंडमेंट हुआ, जिसमें ये बात बोली गई कि ये जो नियम है निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम, यह हमारे देश में हर स्कूल पर लागू होगा, हर जगह लागू होगा, लेकिन कुछ धार्मिक संस्थाओं को छोड़ के। वो धार्मिक संस्थाएं हमारा हो जाता है मंदिर, मस्जिद, मदरसा,
जहां पर धर्म की शिक्षाएं दी जाती हैं। मदरसा, जहां पर धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है। वहां पे आरटी एक्ट 2009 लागू नहीं होगा। जहाँ पे धार्मिक, इसमें हमारा शिशु मंदिर भी आ जाता है, शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, ये सारे जो धार्मिक जगहों पे जहाँ पे हमें शिक्षा दी जाती है धर्म से रिलेटेड धार्मिक ग्रंथों की, वहां पर यह आरटी एक्ट लागू नहीं होगा। उसके बाद ये जो हमारा ये बात जो बोली गई, ये 86 अमेंडमेंट में बताई गई थी। हमारे भारत में जो पहला शिक्षा आयोग आया, फर्स्ट एजुकेशन, पहला शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, जिनके चेयरमैन रहे DS कोठारी, मतलब दौलत सिंह कोठारी। ये यूजीसी के भी चेयरमैन रहे। इन्होंने 3 फॉर्मूला सूत्र दिया, त्रिभाषीय सूत्र। इन्होंने कहा कि बच्चे की जो एजुकेशन होगी वो 3 भाषाएं में हो। एक तो उनकी मातृभाषा, रीजनल भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या इंग्लिश। इन्होंने त्रिभाषीय सूत्र दी। 10+2+3 का फॉर्मूला भी DS कोठारी ने दिया। ये कुछ जैसे मैंने बताया कि हमारा फर्स्ट शिक्षा आयोग, जिसे हम कोठारी कमीशन के नाम से भी जानते हैं, 1964 में आया, जो कि चेयरमैन रहे यूजीसी के और शिक्षा आयोग के। इन्होंने त्रिभाषीय सूत्र दिया, बोला कि बच्चे को जो पढ़ाया जाए वो उसकी मातृभाषा में, उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें, और एक इंग्लिश में। ये 3 भाषा में दी, जिसमें से उन्होंने बोला कि 2 भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में और उसकी मातृभाषा में, इसमें जरूर बच्चे को पढ़ाया जाए 5वीं तक की जो प्राइमरी एजुकेशन होगी। प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा जो हो वो बच्चे को उसकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए। और इनकी इस बात का समर्थन किया NPE, मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। NPE ने किया नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, में 1968 में। ये तो कुछ हो गई हमारी कोठारी कमीशन, दौलत सिंह से रिलेटेड बातें, त्रिभाषीय सूत्र से कि त्रिभाषीय सूत्र क्या है, और 10+2+3 का जो फॉर्मूला है ये किसने दिया था। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि आरटी एक्ट के बारे में कुछ बात करेंगे, ये है क्या और इसमें क्या होता है। देखिए हमारे देश में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे देश में बहुत सी जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे
रह रही हैं। तो उनके बच्चों, उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य वंचित शिक्षा से जो अलग ना हो, इसके लिए ये पॉलिसी लाई गई, जिसमें कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिया जाए, स्कूल में दाखिला दिया जाए। और प्राइवेट स्कूल को या निजी स्कूल को यह हिदायत दी गई, जिसमें प्राइवेट स्कूल में 25% सीट ऐसे बच्चों के लिए रिजर्व किया जाए, आरक्षित किया जाए, जिनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसका वहन जो है वो सरकार करेगी। अब इसमें वो कौन से बच्चे आएंगे? वो बच्चे जो वीकर सेक्शन है, EWS है, वीकर सेक्शन है, जिनकी माता पिता की आय सरकार की मानदंड, सरकार द्वारा निश्चित की गई आय से नीचे हो, सरकार के द्वारा निश्चित की गई नीचे हो, जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा न कर पाए, वो बच्चे आ जाते हैं वीकर सेक्शन में। ऐसे बच्चों के लिए सरकार ने बोला कि इन बच्चों के लिए कोई फीस नहीं लिया जाएगा। इनको 6 साल से 14 साल के बच्चे, जिसमें आ जाता है 1st to 8th क्लास तक, 1st to 8th क्लास तक बच्चे को एडमिशन पूरा फ्री दिया जाएगा। इनको स्कूल का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, इनकी किताबों का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा, मिड डे मील सब सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और पेरेंट्स को, माता पिता को ये सख्त हिदायत दी गई कि ऐसे बच्चों के साथ कोई बाल मजदूरी नहीं होगी। अगर बाल मजदूरी करता हुआ कोई अगर पकड़ा जाता है तो उसको जुर्माना प्लस में दंड है माता पिता को। तो जैसा कि मैंने बताया कि आरटीई एक्ट क्या है, ये 1st क्लास से 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन है, जिसमें सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसका वहन करेगी, खर्चा करेगी। और प्राइवेट स्कूल को भी हिदायत दी गई है कि 25% वो अपने स्कूल में ऐसे बच्चों के लिए आरक्षित सीट करें, रिजर्वेशन करें, जो कि वीकर सेक्शन में आते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 6 से 14 साल तक जो है वो सामान्य बच्चों के लिए उम्र है, सामान्य बच्चे। और 6 to 18 तक जो है वो असामान्य बच्चों के लिए, असामान्य बच्चे के लिए। इसके लिए फिर सरकार ने और क्या कदम उठाए, इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। सरकार ने बोला कि हर एरिया के 3 किलोमीटर के अंदर एक सरकारी स्कूल खुलना चाहिए। हर क्षेत्र में 3 किलोमीटर के अंदर सरकारी विद्यालय हो। जिससे बच्चों को स्कूल जाने में कोई कठिनाई ना महसूस हो, कोई कठिनाई ना मिले। अगर कठिनाई हो, अगर 3 किलोमीटर भी दूर होता है, उससे थोड़ा दूर स्कूल होता है, तो बच्चों को पहुंचाने के लिए सुविधा हो। सुविधा का मतलब कि वहां पर ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाए।
उसके बाद ये प्रॉब्लम आई कई बच्चों के साथ कि उनके पास एज प्रूफ नहीं है। अगर किसी बच्चे के पास एज प्रूफ नहीं है कि वो 6 साल से 14 साल के बीच में आ रहा है तो भी उस बच्चे का दाखिला न रोका जाए। एज प्रूफ में कुछ भी बच्चे का चलेगा, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, या फिर माता पिता का कोई प्रमाण पत्र, एफिडेविट, तो किसी प्रूफ के वजह से बच्चे का स्कूल में दाखिला न रुके, ये सरकार ने बोला। उसके बाद तीसरी बात ये आई कि किसी भी बच्चे को किसी क्लास में रोका न जाए, मतलब फेल ना किया जाए। 1st से 8th तक विद्यार्थी को किसी विद्यालय किसी कक्षा में रोका ना जाए, मतलब फेल ना किया जाए। उसके बाद इतनी बात होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट ने बोली कि ये सब चीज बच्चे के लिए होना चाहिए। हर क्षेत्र में 3 किलोमीटर के अंदर सरकारी विद्यालय हो जिससे बच्चे को स्कूल तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो। माता पिता कहते हैं कि हमारे एरिया में स्कूल नहीं था इसलिए हम बच्चे को पढ़ा नहीं पाए, या फिर ट्रांसपोर्ट का दिक्कत है, इतना दूर स्कूल है, हमारा बच्चा जाएगा कैसे, इसलिए बच्चा नहीं जा पाया, या फिर हमारे बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ। कई स्कूल में ऐसा होता है कि ये प्रूफ लेके आइए, वो प्रूफ लेके आइए, तब जाके एडमिशन होगा। तो उसका आधार या जन्म प्रमाण पत्र या एक सब उसके तौर पर लिया जाए, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो भी उसका एडमिशन ना रोका जाए। बच्चे को एडमिशन हर हालत में स्कूल में होना चाहिए। यह एक शिक्षक की और सरकार की और माता पिता की तीनों की जिम्मेदारी बन जाती है। और उसके बाद 1st से लेके 8th तक विद्यार्थी को किसी कक्षा में रोका न जाए। अगर किसी कक्षा में रोका जाता है तो विद्यार्थी को फेल किया जाता है तो उसका जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है और फिर वो स्कूल जाना छोड़ देता है, डर से पढ़ाई करना छोड़ देता है, पढ़ने के लिए जाता नहीं है। उसके बाद बोला गया कि हर स्कूल में मिड डे मील दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पास खाने के लिए नहीं होता है, या फिर खाने की बोलते हैं कि हम स्कूल जाके क्या करेंगे जब हमारे घर में खाने की चीजें नहीं है। तो मिड डे मील देने का एक ही पर्पस था कि बच्चे स्कूल में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और बच्चों को पौष्टिक आहार स्कूल में प्राप्त हो। तो मिड डे मील भी इसी योजना के तहत चालू किया गया, जो कि आज हमारे पूरे भारत में लागू है मिड डे मील। उसके बाद जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, हमारा जो ये देश है शिक्षा का अधिकार देने वाला पूरे विश्व में 135वें नंबर पर आता है। 35वां नंबर देश बन गया है जो कि शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को दिया गया है। शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों को दिया गया है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हर स्कूल में बच्चों की जो जनसंख्या होनी चाहिए, एक बच्चे पे कितने टीचर हों। 130 का रेशियो होना चाहिए। अगर 30 विद्यार्थी हैं, 30 स्टूडेंट हैं तो 1 टीचर। फिर 260, 390, 4 over 20, और अगर 5 से ज्यादा है 200 विद्यार्थी से अगर ज्यादा है किसी क्लास में, 200 विद्यार्थी से ज्यादा है तब 140 का रेशियो बन जाता है। अगर किसी स्कूल में 200 विद्यार्थी से ज्यादा है
तब एक टीचर और 40 स्टूडेंट। ये होता है हमारा पीआरटी में, मतलब प्राइमरी लेवल में, प्राथमिक पे, 1 to 5 के लिए। उच्च विद्यालय में यही रेशियो हमारा चेंज होके हो जाएगा 1:1:45। बाकी सब सेम रहता है। यहाँ पर चेंज होके हो जाएगा 145 और यहाँ पे हो जाएगा 135। जैसे मैंने आपको बताया 130 का, तो यहाँ पे टीजीटी में हो जाएगा, प्राथमिक माध्यमिक लेवल पे 135 का रेशियो। तो अगर किसी विद्यालय में 30 स्टूडेंट है तो एक टीचर अवेलेबल होना चाहिए, 60 स्टूडेंट है तो 2 टीचर, और अगर 200 से ज्यादा विद्यार्थी हैं तब जो रेशियो बनेगा वो 140 का होगा। और उसके बाद ये तो था हमारा प्राथमिक पर, और उसके बाद जो हमारा टीजीटी पर है 1 to 8 के लिए, उसमें अगर 1 to 8 के लिए तो उसमें 135 का रेशियो होगा। 35 स्टूडेंट पे 1 टीचर, 70 पे 2 टीचर, और इसी तरीके से 200 से ज्यादा होगा तब 45 पर 1 टीचर। तो ये हो गया हमारा टीचर का रेशियो। तो देखिए इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कुछ मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। जैसे ये एक्ट लागू कब हुआ, आरटी एक्ट कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 में। संपूर्ण देश पे कब लागू हुआ, पूरे देश पे, तो 6 अगस्त 2019 में। उसके बाद 1968 में क्या हुआ, 1968 में एनपीए ने दौलत सिंह कोठारी का समर्थन किया और त्रिभाषीय सूत्र को दिया गया। ये क्वेश्चन सब है कुछ इम्पोर्टेंट जो इस टॉपिक से बनते हैं। रेशियो हमारा क्या रहता है, रेशियो जैसे मैंने आपको बताया 130 का, और 200 से ज्यादा बच्चे हैं तब 140 का। ये है 1 to 5 के लिए, और 1 to 8 के लिए हो जाता है 135 का, और 200 से ज्यादा है अगर बच्चे तब 145 का। ये आरटीए एक्ट किस आर्टिकल के तहत आता है, तो ये जैसे मैंने आपको बताया 21 धारा के अंदर आता है, और आर्टिकल 45 जो कि हमारा डीपीएसपी है इसके अंदर इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद इसमें एक बात ये पूछ लिया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल में तो जैसे है कि पूरा एजुकेशन फ्री है, क्या प्राइवेट स्कूल में कितने % छूट मिलती है ऐसे बच्चों को जो वीकर सेक्शन से आते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में या निजी स्कूल में जो कि रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त स्कूल होते हैं, उसमें 25% हमें आरक्षित सीट देखने को मिलता है, रिजर्वेशन होता है वीकर सेक्शन के लिए। उसके बाद सामान्य बच्चों के लिए जो एज है वो 6 to 14 ईयर्स है। 6 to 14 ईयर्स का कोई भी बच्चा कहीं बाल मजदूरी करता हुआ दिख जाता है तो फिर उसके पेरेंट्स के लिए या फिर जो उनसे काम करवाया जा रहा है उनके लिए सजा और जुर्माना है। यह है नॉर्मल सामान्य बच्चों के लिए। और 6 to 18 ईयर्स है असामान्य बच्चों के लिए। असामान्य का मतलब जो मेंटली किसी उससे जूझ रहे हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो ये आज हमारी कुछ आरटी एक्ट से जुड़ी हुई बातें थी। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। मैं आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अब मैं आपसे इतना कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। मेरी बात अगर आपको पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो जैसे मेरा ये टॉपिक यहाँ खत्म हुआ, अब उसके बाद मैं जाने से पहले आपको बोलूंगी घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, कोरोना काल में बच के रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।